हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ इन टॉपर फिजिक्स। और आज हम लेकर के आए हैं एकदम लास्ट वीडियो सोर्सेज ऑफ एनर्जी का न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर नाम से ही जैसे क्लियर है कि न्यूक्लियस को जो तोड़ने से जो एनर्जी मिलती है, न्यूक्लियर को जो ब्रेकआउट करने से जो एनर्जी मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। हमारी अब इतनी आवश्यकताएं बढ़ गई कि हम अब अदर सोर्स के बारे में सोचते हैं कि कहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो एक्चुअली में न्यूक्लियर एनर्जी, इससे देखा जाए, इससे बम, परमाणु बम का नाम सुना होगा कि नहीं। जब भी चर्चाएं होती है तो हिरोशिमा नागासाकी, जापान पर जो सेकेंड वर्ल्ड वार में परमाणु बम, एटम बम फोड़ दिया गया था, तो उसकी चर्चा से ही लगता है कि एटम बम बहुत बड़ा है। तो ये न्यूक्लियर एनर्जी का ही एग्जाम्पल है। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर एनर्जी में द एनर्जी कम्स फ्रॉम द न्यूक्लियर इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। नहीं तो ऐसे भी जिस तरीके से याद रहे कह सकते हो कि द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियस के अंदर जो रिएक्शन होते हैं जिसमें न्यूक्लियस का ब्रेकआउट होता है, दैट इज कॉल्ड द एंड सच एनर्जी रिलीज कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। जब भी न्यूक्लियर एनर्जी की चर्चा होती है तो हमारे सिलेबस में दो तरह के न्यूक्लियर एनर्जी की चर्चा होती है। इसमें देखो, न्यूक्लियर एनर्जी में दो तरह की चर्चाएं होती है। एक होता है न्यूक्लियर फिशन और दूसरा न्यूक्लियर फिशन, एक फ्यूजन होता है और दूसरा होता है फिशन। फिजन बोलते हैं इसको, एक्चुअली में फिजन भी बोलते हैं, फिजन। तो एक फ्यूजन हो गया, फिजन हो गया। फ्यूजन मीन्स ऐसे देखने से लगता है टू फ्यूज, मतलब जोड़ना, टू यूनाइट के को, या टू फ्यूज, ऐसे जोड़ना, इसका मतलब जोड़ना हो गया, ठीक है। और इसका मतलब हो गया फिजन, मतलब तोड़ना, टू ब्रेक, ब्रेक कहो या स्प्लिट कहो, स्प्लिट अप, नहीं मतलब तोड़ना। तो जिसमें हम न्यूक्लियस को जोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसमें हम न्यूक्लियस को तोड़ते हैं दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। जस्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो कुछ भी नहीं याद करे रहे तो बस ऐसा कहो कि एक में हम जोड़ते हैं, दूसरे में हम तोड़ते हैं। एक में न्यूक्लियस को जोड़ते हैं, दूसरे में तोड़ते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस यूँ समझो कि जो सन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, बस इसी प्रोसेस से होता है। सन के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, इसका एग्जाम्पल फ्यूज़न है। वहाँ हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होते हैं और फिर एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके बारे में भी थोड़ा लास्ट में होगा तो एक डिफिनीशन वगैरह पढ़ लेंगे, क्योंकि सिलेबस में हमको ज़्यादातर पढ़ना है इसके बारे में, न्यूक्लियर फिजन के बारे में, ठीक, सिलेबस में। तो फिजन के बारे में हम पढ़ते हैं। अब देखो, फिजन मीन्स जिसमें हम एटम बम बनाते हैं, इससे हाइड्रोजन बम बनता है, ठीक है। चूँकि ये इसको हाइड्रोजन बम के रूप में जानते हैं कि हाइड्रोजन बम किससे बनता है, कौन से रिएक्शन से, तो फ्यूजन में, और इससे एटम बम, मतलब एटम बम इसी से बनता है, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। एटम जो जापान पर सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था, जीके में पूछता है। एक 6 अगस्त है, दूसरा 9 अगस्त 1945 को। और ये भी पूछे जाते हैं जीके में, तुम लोगों को जानते हो कि क्या क्या नाम था उस एटम बम का, जो एक लिटिल बॉय और फैट मैन के रूप में, मतलब उसका नाम पूछा जाता है कि गिराया गया था उस एटम बम का क्या नाम था, ठीक है, कोड वर्ड रहता है। तो ये फिशन हो गया। अब फिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते, क्या होता है कि देखो, हमारे जब क्लास 9th या 10th में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल, तो पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट है। उसमें एक यूरेनियम होता है, यूरेनियम होता है, जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक वेट 235 होता है। उस पर क्या करते हैं कि बहुत ही स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग करते हैं, क्योंकि ये पाया जाता है, ऐसा बुक में लिखा हुआ है और ये रिसर्चेबल चीज़ है। ये काफ़ी, इसके जो न्यूक्लियस होते हैं अनस्टेबल होते हैं, मतलब उसमें परमानेंटशिप वाली बात नहीं होती, अस्थाई नहीं होती। तो इस पर क्या करते हैं कि एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इस पर बम्बार्डिंग किया जाता है। अब पूछोगे कि, पूछा जाता है कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से क्यों बम्बार्डिंग करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि पहले से वो अनस्टेबल है। अगर एकदम तेज़ी से किया तो हो सकता है उसके 3-4 टुकड़े हो जाए, जो कि फिर वो अलग तरीके की चीज़ हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि इस पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जब बम्बार्डिंग करते हैं तो ये अपने दो अलग अलग एलिमेंट में ब्रेक हो जाता है। एक बेरिलियम है और दूसरा क्रिप्टन है, जिसका ये 92 है। ये देखो 56 है और 36 एटॉमिक नंबर। दोनों का ऐड अगर करोगे, इसको और इसको अगर ऐड किए तुम, तो देखना 92 आ जाएगा। और इसको
ऐड करोगे तो 235 में जो भी है अपना 3 - 3 करके जो भी आ जाएगा कम हो जाएगा। ठीक है, 3 मतलब 3 कम हो गए 235, 232 आ जाएगा। तो देखो ये बेरिलियम और क्रिप्टन में आ गया। ये जो 3 इधर का गैपिंग हो गया, ये 3 न्यूट्रॉन बनते हैं। बस तुम ये सोचो कि जब भी किसी यूरेनियम पर स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से बम्बार्डिंग किया जाता है तो बम्बार्डिंग करने के कारण वो क्या होते हैं कि बेरिलियम और क्रिप्टन में ब्रेक हो जाते हैं और फिर उससे 3 न्यूट्रॉन अलग अलग 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड। देखो इसमें भी होता है, फिशन में भी ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और इसमें भी होता है। अब पूछेगा कि ज़्यादा किस में होता है, तो सन वाले में ज़्यादा होगा, नहीं तो फ्यूज़न में होता है। तो इसमें भी बहुत सारी एनर्जी निकलती है, एटम बम से जितनी एनर्जी निकलती है वही चीज़ है। और उसी एनर्जी से हम पानी गर्म करते हैं, स्टीम बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। वो अलग टॉपिक है, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, बस तुमको थोड़ी ज़्यादा जानकारी दे रहा हूँ। तो अब इसका डेफिनेशन, द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एटम्स लाइक यूरेनियम भी हो सकता है, प्लूटोनियम भी हो सकता है या थोरियम भी हो सकता है, सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो स्प्लिट्स अप इनटू स्मॉलर न्यूक्ली, छोटे छोटे न्यूक्लियस में छोटे छोटे में बढ़ जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। व्हेन बम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, कहीं कहीं लिखा रहता है लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स भी या स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स भी लिख सकते हैं इसके बदले में। व्हेन बम्बार्डेड विथ लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। क्लियर? जब हम किसी हैवी न्यूक्लियस पर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से हम उस पर अटैक करते हैं, नहीं बम्बार्डिंग करते हैं, तो वह छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर में डिवाइड हो जाते हैं और बहुत सारे एनर्जी रिलीज करता है। दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। इजंट इट क्लियर? क्लियर हो गया? नहीं, अब थोड़ा इससे इंटरेस्टिंग बात यह देखा जाए, सही मायने में जनरल नॉलेज की ज़्यादा टॉपिक है जो एग्जाम वगैरह में पूछे जाते हैं। तो देखो ये यूरेनियम है, थोड़ा पूछा जाता है एग्जाम में कि हाँ यूरेनियम इंडिया में कहाँ पाया जाता है। तो यूरेनियम इंडिया में एक जादूगोड़ा करके प्लेस है झारखंड में, वहाँ पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये? जादूगोड़ा एक प्लेस है, जादूगोड़ा, हाँ झारखंड में है ये, झारखंड, ठीक है। जादूगोड़ा एक प्लेस है झारखंड में, वहाँ यूरेनियम पाया जाता है। उसके बनाने की एक अलग प्रोसेस है। अब ये सब देख रेख में होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बार्क के अंडर में होता है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क होते हैं, आर्मी के आदमी होते हैं। तो ये सब चीज़ अब इंडिया में जो भी एटम बम का जो भी चीज़ है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, उन्हीं का देन है ये सब चीज़, जिसने इसकी परिकल्पना की थी। बहुत सारे साइंस, विक्रम साराभाई। तो जब भी मौका मिले तो थोड़ा ये सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जीके के बुक से साइंस रिपोर्टर वगैरह पढ़ोगे तो ये सब चीज़ के बारे में देती जानकारी, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर फ्यूज़न की बात, न्यूक्लियर फिशन ये चीज़ है। अब देखो क्या होता है एक्चुअली में। अब एटम बम कैसे बनता है? अब देखो ये 3 न्यूट्रॉन निकला, हमने न्यूट्रॉन 3 न्यूट्रॉन निकला। ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा? फिर यूरेनियम पर अटैक करेगा। फिर इससे कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे। 3 3 9 हो गए। फिर 9, फिर अलग अलग, फिर 3 अलग रहेगा तो 27, फिर 108। इस तरीका से होगा। जैसे सपोज दैट 3 न्यूट्रॉन निकला, इससे कितना निकला? एक ऐसे लगा, देखो ऐसे लगा, 1 न्यूट्रॉन था, यहाँ से कितना हो गया? 3 न्यूट्रॉन निकला, 2 3 न्यूट्रॉन निकला। अब देखो ये 3 न्यूट्रॉन निकला, फिर देखो ये ऐसे हर अपने आप में ये 3 न्यूट्रॉन निकालेगा, ऐसे देखो, इसी तरीका से बढ़ता चला जाएगा ऐसा। 3 न्यूट्रॉन, फिर ये 3 न्यूट्रॉन निकालेगा। इसी तरीका से एटम बम तो गिराओगे यहाँ, ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा ऐसे।
देखो कितने सारे एरिया को लेते जा रहा है, पूरे को एरिया को लेते जा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन को कहते हैं, यही नाम इसका हो गया एटम बम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको, अब 3 नहीं निकले, हर में से जैसे 3 निकला 2 को हमने यहां पर स्टॉप कर दिया, यहां 3 निकला 2 को स्टॉप कर दिया, इस 2 को स्टॉप कर दिया, इस 2 को स्टॉप कर दिया, जहां जहां निकला 2 को स्टॉप, 2 को स्टॉप, 2 को स्टॉप, और 1 को ही बढ़ने दिया। इस 3 में से 2 को स्टॉप कर दिया, 1 को बढ़ने दिया। तो बस उसी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और उसी को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन हो गया, एटम बम हो गया। और कंट्रोलिंग अगर हो गया, कंट्रोल चेन रिएक्शन। ठीक है, कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या हो गया? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कंट्रोल चेन रिएक्शन है तो क्या है ये? इसी को कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया, जो हमारे देश में होती है। नरोड़ा उत्तर प्रदेश, कल्पकम तमिलनाडु, इसी तरीके के देश में और सारे कितने बहुत सारे हैं, राणा प्रताप सागर। तो इस तरीके के बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट है, न्यूक्लियर पावर प्लांट इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर भी बोलते हैं। तो इसका मैं लास्ट में नाम लिखा दूंगा, चूँकि एग्जाम के जीके में पूछा जाता है। तो इस तरीके से अगर हमने हर में दो न्यूट्रॉन को रोक दिया, दैट इज कॉल्ड द कंट्रोल चेन रिएक्शन। और ये काम कौन करता है? ये काम कौन करता है कंट्रोल चेन रिएक्शन का? ये जो होता है दैट इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग रॉड। किसके माध्यम से होता है? कंट्रोलिंग रॉड। ठीक है, ये होता है कंट्रोलिंग रॉड। कंट्रोलिंग रॉड, न्यूक्लियर रिएक्टर में कंट्रोलिंग रॉड लगा रहता है, जो होता है बोरोन का। क्या चीज़ का लगा रहता है? बोरोन, बी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो रिएक्शन होते हैं उसमें हम एक कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि कंट्रोल रॉड का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल रॉड का यूज करते हैं। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो क्या होगा? तो एटम बम हो जाएगा। दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर अस। मतलब हर चीज़ के क्या कहते हैं कि पॉजिटिव भी है देखो और निगेटिव भी देखो, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ये है कि कंट्रोल है तो एडवांटेज है, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि अगर वो अनकंट्रोल हो गया तो दैट इज कॉल्ड द एटम बम, फिर वो हिरोशिमा नागासाकी जैसा तबाही मचा देगा। एक और स्टोरी जान लो, ये भी जीके में पूछा जाता है। एक जगह का नाम है दैट इज कॉल्ड चर्नोविल। ठीक है, हाँ, चर्नोविल। चर्नोविल एक ऐसा, चर्नोविल यह एक जगह है। कहाँ पर है? ये जगह है रूस में। सोवियत पहले रूस जो 10-12 कंट्री हैं उसके आसपास, यूक्रेन, चेचेनिया, ये सब जो इतने छोटे छोटे देश सब हैं, किर्गिस्तान, कौन कौन से देश हैं, तो ये सब यूएसएसआर, रूस के अंदर ही आता था। तो वहाँ पर एक जगह है, अभी एक कंट्री है यूक्रेन। यूक्रेन है ना, यूक्रेन। यूक्रेन है, एक स्वतंत्र देश है, इंडिपेंडेंट है। अभी तो युद्ध चल रहा है वहाँ। रूस चाह रहा है कि फिर उसको अपने हिसाब से नाटो में शामिल होना चाह रहा था, तो रूस चाहता है कि नाटो में नहीं शामिल हो। नाटो मतलब अमेरिका जैसा यूरोपियन कंट्री और अमेरिका का एक संगठन है, जो रूस से फाइट करने के लिए, कि रूस के प्रभाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए वो बनाया गया है। तो यूक्रेन बोल रहा था कि मैं उसमें शामिल होऊंगा, तो बोला रूस की नहीं तुमको शामिल नहीं होना है, और उसने अटैक कर दिया उस पर। तो अभी तो वार चल रही है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, चर्नोबिल एक प्लेस है यूक्रेन में। तो वहाँ क्या हुआ था कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में काफ़ी बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। तो विस्फोट हो गया तो फिर ये रिसर्च का विषय हो गया कि भाई आखिर वो कैसे आओ, वहाँ बहुत डिजास्टर्स भी हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि अब देखो, ये चीज़ जो होते हैं ना, ये कंट्रोल रोड लगाया था, कंट्रोल रोड, वो काम नहीं किया कंट्रोल रोड।
उसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जो अंदर कोर होते हैं, जहाँ पर ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन जहाँ होता है कोर के अंदर, वहीं पर जो है ना वो विस्फोट हो गया, एक्सप्लोजन हो गया। तो उससे क्या हुआ कि कंट्रोल रोड जो काम करता था, कंट्रोल रोड क्या करता था, वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करता है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन, एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन। तो जो न्यूट्रॉन का एब्जॉर्ब करता है वो काम बंद हो गया। जब ये न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गया तो बंद हो गया, तो क्या हो गया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन हो गया। पहले कंट्रोलिंग था, अब अनकंट्रोल हो गया। तो यही एक एग्जाम्पल है, उस पर मूवी वगैरह भी बनी हुई, उसको भी देख सकते हो, चेरनोबिल पर। तो अब इसको बस वही, इसमें इतना ही है न्यूक्लियर फिशन के बारे में। एक डिफिनीशन हो सकता है, एक डिफिनीशन याद कर लेना न्यूक्लियर फिशन का, नहीं कि जिसमें हैवी न्यूक्लियस पर बम्बार्डिंग करके रेडियो एक्टिव एटम्स पर मतलब है कि हैवी न्यूक्लियस को जब छोटे छोटे 2 टुकड़ों में बांटा जाता है, उससे जो एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फिशन। व्हेन ए हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिट्स अप इनटू द 2 स्मॉलर न्यूक्ली and a tremendous amount of energy released is called the nuclear fission. Okay, isn't it clear? Chain, control chain reaction हो गया, uncontrolled chain reaction is causes just produce the atom bombs, and control chain reaction that is called the nuclear reactor. ठीक है, और इसका यूज हम न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज तो प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी करते हैं। इसमें एक कंट्रोल रोड रहता है जो रिएक्शन को कंट्रोल करता है। वो किस चीज़ का बना रहता है, दैट इज बोरॉन का रहता है। तो इसको नोट करो, और मिटाने के बाद फिर से मैं तो मिटा दूंगा, थोड़ा तो पहले नोट कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। ओके, चलो उसको नोट कर लिया। अब आगे टॉपिक में चलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बारे में। बस एक डिफिनेशन न्यूक्लियर फ्यूज़न का पढ़ना है, फिर बस उसके बाद करीब एंड है। ये सब जनरल नॉलेज के लिए है, ये सब जो भी टॉपिक है। तो फ्यूज़न में हमने देखा कि न्यूक्लियस को कैसे ब्रेक करते हैं। जब हैवी न्यूक्लियस को स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से ब्रेक कर देते हैं तो उसमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूज़न। न्यूक्लियर फ्यूज़न में जो सन से हमारे एनर्जी मिलती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम उसमें ब्रेक करते थे और इसमें हम उसको जोड़ते हैं। फ्यूज़न मतलब टू ज्वाइन, टू कंबाइन, द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियस कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस and a huge amount of energy released in this process is called the nuclear fusion, जिसमें छोटे छोटे 2 हल्के न्यूक्लियस मिल करके एक बड़े हैवी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। द प्रोसेस इन विच द 2 लाइट न्यूक्लियर एटम्स टू कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, लाइक द प्रोसेस इन विच 2 न्यूक्लियर ऑफ लाइट एलिमेंट्स लाइक दैट ऑफ हाइड्रोजन सबसे हल्की होती है, कंबाइन टू फॉर्म ए हैवी न्यूक्लियस लाइक हीलियम इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फ्यूजन। देखो, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स होते हैं, मतलब एक्चुअली में ये ड्यूटोरियम है, वैसे जिसके एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट ये चीज़ है, ये दोनों मिल करके तो हाइड्रोजन, अब जब एटॉमिक नंबर 1 और 1 मिलेगा तो 2 किसका होगा, हीलियम का। तो हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं ये, ठीक है, हीलियम में। अब हीलियम में कन्वर्ट हो गया तो देखो यहाँ पर हीलियम में कन्वर्ट हो गया, 1 और 1 2 एटॉमिक नंबर, और न्यूट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है या पॉजिट्रॉन जो भी कर, अब प्लस ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजन बम का होता है। जब इंडिया ने किया था, हाइड्रोजन बम अभी तक नहीं बनाया जा, मतलब हाइड्रोजन बम बना है लेकिन हाइड्रोजन बम से इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट नहीं कर सकते, मतलब वी कैन नॉट हार्नेसिंग द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। इस तरीक़ा से साइंटिस्ट इस पर बहुत दिन रात रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरीक़ा से एनर्जी रिलीज किया जाए। ये तो समझो कि इसकी इंडिया जब 98 में एटम बम का एक्सप्लोजन किया था अटल बिहारी वाजपेयी में, उसका नाम था ऑपरेशन शक्ति, तो उसमें 5 तरह के विस्फोट किए गए, एक्सप्लोजन किया गया। तो 2 था न्यूक्लियर फिशन का और 3 तरह का इसका था। तो अब मतलब हम परमाणु बम हम हाइड्रोजन बम बना सकते हैं, लेकिन हम उससे अभी तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो ये तो बहुत अभी तक यूज़ नहीं किया गया है किसी वर्ल्ड वार में। तो ये क्या हो गया, मतलब ये सोचो कि जैसे मान लिया कोई चीज़ जलाने के लिए माचिस जलाते हैं, तो ये समझो कि हाइड्रोजन बम को फोड़ने के लिए पहले एक एटम बम फोड़ना पड़ेगा, तब इसके जो है ना मतलब उसमें एक गर्मी पैदा होगी, ऐसा है। मतलब इतने एनर्जी निकलता है, दोनों में एनर्जी, इसमें भी निकलता है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा निकलता है, अंदाज लगा लो सन का, ठीक है।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ पूछा जाता है कि इंडिया में, चलो ये टॉपिक एंड हो गया, अब न्यूक्लियर फिशन पर चलते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया में। जीके के लिए एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क से क्वेश्चन एनटीएससी में पूछे जा सकते हैं। तो देखो तारापुर है, तारापुर कहाँ है, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र कौन सी स्टेट में है, ठीक है। राणा प्रताप सागर, ठीक है ना, राणा प्रताप सागर ये आ जाएगा तुम्हारा राजस्थान, राजस्थान, राजस्थान में मतलब कोटा, जहाँ कोचिंग करने के लिए बच्चे जाते हैं, कोटा के नियर, मतलब नियर कोटा, कोटा राजस्थान में जहाँ कोचिंग करने के लिए बच्चे आजकल खूब आईआईटी वगैरह सब करने जाते हैं। नरोड़ा, नरोड़ा कहाँ है, यूपी में, उत्तर प्रदेश, बुलंदशहर के पास में है। कल्पकम, कल्पकम कहाँ पर है, ऐसा पूछा जाता है कि कल्पना वेयर इज द कल्पकम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज, तो दैट इज तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु, ठीक है। हाँ, और कैगा, नहीं कैगा जलप्रपात होता है, कैगा कहाँ पर है, कर्नाटका, कर्नाटका में कैगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। इसको तारापुर महाराष्ट्र, राणा प्रताप सागर राजस्थान, नरोड़ा यूपी नियर बुलंदशहर, कल्पकम तमिलनाडु, कैगा कर्नाटका। अब चलो अब ये चलते हैं कि देखो हमारी एनर्जी इस लेवल तक हम ऐसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड का मतलब है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो जैसे जैसे आदमी डेवलप कर रहा है, हमारे समाज डेवलप कर रहा है, वर्ल्ड डेवलप कर रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन भी बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, जो हमारे कोल से पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम नए नए चीज़ न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं। अब इसके क्या है, एडवांटेज तो है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज भी हैं। डिसएडवांटेज ये हैं कि देखो इसका सबसे बड़ा मेन काज है, पूछता है एग्जाम में कि व्हाट आर द राइट द 2 और 3, 2 मार्क्स के रहेंगे तो 2 पॉइंट लिख देना, 3 मार्क्स के तो 3 पॉइंट्स। व्हाट आर द डिसएडवांटेज, तो डिसएडवांटेज में देखो हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, मतलब इसको बनाने का खर्च बहुत ज़्यादा है, ऑपरेशन फिर उसके बाद एक बार बन गई तो फिर चलाने में आसान है, लेकिन चूंकि सब फॉरेन से मिलते हैं, फ्रांस से, जर्मनी से, अमेरिका से, इसके जो भी इक्विपमेंट्स हैं, तो इंस्टॉलेशन का कॉस्ट इसका काफ़ी हाई है। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट जैसे चेरनोबिल हो गया था, नहीं मतलब चेरनोबिल, जैसे चेरनोबिल जो यूक्रेन का था और रूस का, तो ये जब घटना घटती है तो इसके रिस्क ऑफ एक्सीडेंट भी है, और जहाँ रिस्क होगा वहाँ के लोगों तो समझो कि सबको कैंसर वगैरह सब पकड़ लेंगे, मतलब ऐसे जलते हैं ना कि कुछ कहने लायक नहीं। प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट, हाँ अब हिरोशिमा नागासाकी पर जो बम फोड़ दिया गया तो वहाँ पर क्या हुआ कि आज भी बच्चे, सोचो कि इतने साल हो गया, 70-80 साल जो भी है, 70-75 साल, फिर भी वहाँ पर बच्चे लंगड़े लुल्हे कैंसर से पीड़ित लोग मिल रहे हैं। हाँ, प्रोड्यूस रेडियो एक्टिव वेस्ट, अब जहाँ पर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो वहाँ तो हवा में भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट रहेगा, नहीं जाते हो तो अब वो रेडियो एक्टिव वेस्ट इतना हानिकारक है कि जैसे देखो एक मतलब उसके आसपास जहाँ भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहाँ से एरिया को पूरा खाली करवा दिया जाता है, नहीं तो सबका स्किन डिजीज, स्किन कैंसर, इस तरह के बीमारी हो जाते हैं। इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट पर बहुत ख़राब इम्पैक्ट पड़ता है। अब जो भी इसके वेस्ट हैं, क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, यूरेनियम या प्लूटोनियम या थोरियम, तो इसको हम मिट्टी के अंदर जब गाड़ देते हैं, उसको गड्ढे डाल करके जो भी वेस्ट को, अब उससे जो फसल निकला, जो क्रॉप्स निकले, जिसको हम अनाज को खाते हैं, फल सब्जी जो भी खाते हैं, अब देखने में तो ऐसे ही साग सब्जी है, खाद्य पदार्थ, लेकिन अब जब हम शरीर के अंदर जाता है तो एक अलग तरह का चेंजेस करता है, और वहाँ पर बहुत सारे कैंसरस बीमारी लोग पाए जाते हैं। यहाँ पंजाब वगैरह सब में जैसे कहीं पर कर दिया गया, जैसे कोई एरिया है, तो इस कारण से वहाँ जो भी उत्पादन हुआ, वहाँ पर जो भी चीज़, मतलब जहाँ पर भी इस रेडियो एक्टिव वेस्ट को डिज़ोल्व किया गया, वहाँ से जो भी फसल निकला, जो भी क्रॉप्स निकला, जो फल फ्रूट, जो भी साग सब्जी निकले, वो सब कैंसरस थे, और लोगों को कैंसर हो गया। फैमिली में किसी का कोई कैंसर का हिस्ट्री नहीं, लेकिन सबको कैंसर निकला। बाद में पता चला अच्छा वहाँ पर ये वेस्टेज वगैरह डाला गया। तो ये सब इसके
इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट मतलब यूँ कहो कि पूरा लैंड को ख़राब कर देता है। क्या चीज़ को कर देता है खराब? पूरा लैंड को ख़राब कर देता है ये। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। चलो इसको खूब अच्छे से जनरल नॉलेज के लिए एनटीएससी में तो इस सब से एक आध क्वेश्चन आएंगे ही, बोर्ड में भी। बोर्ड में तो इसको नहीं रखा गया इस साल के, लेकिन ज़्यादा जब भी रहता है बोर्ड के एग्ज़ाम में सिलेबस में तो इससे ये क्वेश्चन आएंगे। तो इसको खूब अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी ऐसा हो तो कमेंट्स में आप कमेंट्स कर देना। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।